हमारे साथ जगविंदर पटियाल जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं पुंछ से, जो लगातार वहां की जो जमीन पर जो हालात हैं उनकी रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जगविंदर जी, अब आपका रुख करना चाहूंगी, अभी क्या हालात हैं वहां पर? देखिए, पुंछ में तो एक तरह से एकदम सन्नाटा है और यहाँ पर आज सुबह का डेवलपमेंट ये है कि पहले दिन के समय में शेलिंग नहीं होती थी, लेकिन आज सुबह भी भारतीय सेनाओं ने हैवी शेलिंग की है। यहाँ पर बोफोर्स गन्स लगाई गई हैं, जहाँ जहाँ वहाँ से हैवी फायर किया गया है। माना ये जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से पुंछ सेक्टर के साथ साथ उड़ी और खासकर जो जम्मू की एलओसी और आईबी लगता है, उन तमाम इलाकों में जो है वो नापाक साजिशें रची जा रही हैं और उनको नाकाम करने के लिए पुंछ से एलओसी पर हैवी शेलिंग का काम लगातार जारी है। सारी रात जो है वो पिछले कल भी यहाँ पर शेलिंग होती रही थी, लेकिन आज जो शेलिंग हुई है वो अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे के बाद शुरू हुई है। माना ये जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये एक काउंटर अटैक था। अभी शेलिंग यहाँ रुकी हुई है, सारा पुंछ इलाका खाली करवा लिया गया है। केवल सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है, या आर्मी के अलावा। और जिस तरह से भारत की तैयारियां, उसे देखकर ये लगता है कि पाकिस्तान जैसे रिहायशी इलाकों में और आम जो है वो लोगों को परेशान करने के लिए जिस तरह से ड्रोन से या मिसाइल से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसे भारत लगातार नाकाम करता आ रहा है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है पाकिस्तान से और उसका फायदा मिल रहा है हमें। लेकिन अगर रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों को अगर सिविलियंस पर अटैक इसी तरह से जारी रहते हैं तो पाकिस्तान फिर एक तरह से निमंत्रण दे रहा है उस वॉर को, जो उसके लिए बहुत घातक हो सकती है। क्योंकि जब भी किसी भी वॉर में आप आर्मी से लड़ने की बजाय, आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो पार पाने की बजाय आप लोगों पर अटैक करते हैं, आप साधारण लोगों पर, आप रिहायशी इलाकों पर अटैक करते हैं, आप जहां आम आदमी रह रहे हैं जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है, उन पर अटैक करते हैं, तो फिर ये सीधा सीधा नेशन टू नेशन वॉर जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। तो कहीं पाकिस्तान उस तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। क्योंकि भारत की तरफ से अभी ऐसी कोई पहल नहीं हुई है, उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के सिविल स्ट्रक्चर पर, सिविलियंस पर अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है फिर भारत को भी कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। भारत बहुत ज्यादा देरी उस डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगा, फिर वो ऑफेंसिव मोड में आ जाएगा। बिल्कुल, और हर फोरम पर भारत इस बात को बहुत फर्मली कह भी रहा है मेघा कि देखिए, हमने शुरुआत नहीं की है, लेकिन अगर वहां से लगातार इस तरह से चीजें होती रही तो हम छोड़ने वालों में से नहीं हैं। और यहाँ पर मैं एक बार फिर आसिम मुनीर पर लौटना चाहूंगी मेघा। जिस तरह से ये लगातार कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की आवाम को ही विद्रोह करना होगा, वो आवाम आखिरकार क्यों नहीं करती है? क्या ये विचारधारा की वजह से ऐसा है, आर्मी का डर है, क्या है? पाकिस्तान की आवाम को पहले अपनी दाल रोटी की चिंता करनी पड़ेगी अपर्णा, उसके बाद वो अपनी आर्मी चीफ के बारे में सोच सकेंगे। ये विद्रोह नहीं होता है देशों में इस तरीके से। वहाँ क्या होता है, वहाँ आर्मी कू होता है और पाकिस्तान में आर्मी कू की हिस्ट्री रह चुकी है। हाँ, उसकी कुछ खबरें आई थी 3 दिन पहले, मगर वो गलत साबित हुई। देखिए, अभी ये जो समझ आ रहा है, जो सिचुएशन पाकिस्तान के भीतर बन रही है और जो चीज़ें हम लोगों को यहाँ भारत में बैठे हुए समझ आ रही है, वो ये है कि आसिम मुनीर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है वहाँ की सरकार पर। वहाँ के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो हैं वो कंप्लीटली उनके वश में हैं। जो चाह रहे हैं आसिम मुनीर वो हो रहा है। जैसे हमारे गेस्ट बता रहे हैं आपको कि वो अपनी मनमानी कर रहा है, अपना एजेंडा आगे चला रहा है। उसके एजेंडे की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में आज ये सिचुएशन पैदा हो गई है। तो एक इंसान और सिर्फ आसिम मुनीर की बात करें, हम अभी आसिम मलिक तक पहुंचे भी नहीं हैं, आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं, ये दोनों जनाब मिलकर इन्होंने इतना ये सिचुएशन पैदा कर दी है, इतनी खतरनाक सिचुएशन पैदा कर दी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसकी शुरुआत किसने करी है? इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने करी है। मेघा जी, मैं आपके साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी। एक बार फिर जगविंदर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से पुंछ की हम लगातार आपकी जो रिपोर्ट से दर्शकों को दिखाई रहे हैं, और वहां पर जो पुंछ के लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि इससे पहले कभी इस तरह से वहां के लोगों को टारगेट करके हमले नहीं किए गए थे। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान कर रहा है वो पूरी तरीके से दिखा रहा है कि किस कदर बौखलाहट में है पाकिस्तान। देखिए, भारत ने जिस तरह से पहली बार एयर स्ट्राइक किया, उसके डिफेंस को पता ही नहीं लगा कि उनके जितने भी पाले हुए टेररिस्ट हैं उनके अड्डों पर इस तरह से भारत अटैक कर देगा। तो इससे बौखलाए पाकिस्तान ने क्या किया कि 24 घंटे के अंदर, जिस रात 6 और 7 की रात को भारत ने जब एयर स्ट्राइक किया आतंक की फैक्ट्रियों पर, उसके तुरंत बाद उसी रात को एकदम उन्होंने पुंछ में सबसे ज्यादा गोलाबारी की और यहां पर 12 लोगों की मौत हुई, कई लोगों को जो है वो इंजरीज का सामना करना पड़ा। ये लोग इसलिए हैरान थे कि पाकिस्तान क्यों पागल हो गया है। इससे पहले तो पाकिस्तान ने कभी ये किया ही नहीं, और अगर पाकिस्तान को
1971 में और 1965 में ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आखिरकार इस बार उसको आम सिविलियंस को टारगेट करने की पुंछ में जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने कभी एयर स्ट्राइक भी नहीं किया था। हाँ, 71 और 65 की जंग में जो कुछ हुआ था वो डिक्लेयर्ड वॉर थी, लेकिन ये तो पाकिस्तान को पता ही नहीं था। वो तो ये कह रहा था कि भारत तो हमेशा गीदड़ भभकियां देता है और अगर पहलगाम की घटना के बाद अगर वो कुछ करेगा तो हम भी देख लेंगे। और उनको पता तब लगा, जब उनकी नींद तब जगी, जब एयर स्ट्राइक के बाद हमारे फाइटर्स जो है वो वापस अपनी टेरिटरी में आ चुके थे, एंटर कर चुके थे। उसके बाद उनके पास क्या था? जहां एलओसी में सबसे नजदीक पुंछ की टोपोग्राफी ये है कि पुंछ तीनों साइड से पाकिस्तान बॉर्डर से घिरा हुआ और एक अंदर जाकर जो है एक हमारा एक जिला बसा हुआ है जम्मू कश्मीर का। तो उस हिसाब से इनको लगा कि सबसे ज्यादा हम पुंछ पर अटैक कर कर भारत को जो है वो परेशान कर सकते हैं, सिविलियंस को टारगेट किया गया। लेकिन उसमें नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो यहाँ की जनता खड़ी हो गई और तीनों कम्युनिटीज यहाँ रहती हैं, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है, हम इतने भाईचारे से इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं बंटवारे के बाद, तो उसके बाद पाकिस्तान को ये क्या क्यों करने की नौबत आई? तो बड़ा सवाल ये था कि पाकिस्तान तो वो खींच निकाल रहा था जिसका उसे पता ही नहीं लगा, क्योंकि आर्मी को भी अपना मुंह दिखाना था ना वहां के आवाम को कि भैया हमें पता नहीं लगा और भारत हमारे सिर से गुजरकर हमारे पर बम फेंक कर चला गया। तो उसके लिए पुंछ को टारगेट किया गया, लेकिन अब पुंछ पूरी तरह से खाली कर लिया गया है। चारों तरफ इन पहाड़ियों में बोफोर्स तोप गूंजती हैं और अगर पाकिस्तान की साइड से 4 शेल आते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूं भारत की साइड से हैवी शेलिंग के 40 फायर जाते हैं उधर। और लगातार जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं उनको भी नाकाम किया जा रहा है। लगातार हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा भी रहे हैं जगविंदर की, किस तरीके से जो ड्रोन भेजे गए उन्हें भारतीय सेना ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। देखिए, वो ज्यादातर राजौरी और जम्मू के इलाके में जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये हरकत की जा रही है, यहाँ क्योंकि इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है और क्योंकि एलओसी पर बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट रहते हैं जो इन सब चीजों पर नजर रखते हैं, जो आसमान की तरफ से होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं दुश्मन की, इसलिए ये जम्मू जो इंटरनेशनल बॉर्डर का हिस्सा है और जो पंजाब और राजस्थान है वहां पर ये किया जा रहा है, क्योंकि वो मैदानी इलाके हैं और वहां के अपोजिट जो इलाके पड़ते हैं पाकिस्तान के, चाहे कसूर हो गया, लाहौर हो गया, ये तमाम सियालकोट हो गया, ये सब जो है वो मैदानी इलाकों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी आर्मी का भी, उनकी आर्मी का भी। तो एलओसी पर पंगा लेने की बजाय यहाँ तो शेलिंग चलती रहती है, लेकिन ये सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ से अगर पुंछ खाली करवा लिया गया है तो यहाँ बड़ी संख्या में सिविलियंस है ही नहीं, पाकिस्तान किसको टारगेट करेगा? आर्मी हमारी उसको हाथ पैर लगने नहीं देती अपना। तो सवाल यह है कि सिविलियंस को ढूंढते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी खुन्नस निकालने के लिए या अपने अवाम को या अपनी पब्लिक को ये दिखाने के लिए या पाकिस्तान आर्मी ये साबित करने के लिए कि वो भी कम नहीं है, ये इस तरह से सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। राजौरी में हो रहा है, जम्मू में हो रहा है, अमृतसर में हो रहा है, पठानकोट में हो रहा है, और इसके साथ जो राजस्थान के बॉर्डर लगते हैं, जोधपुर साइड हो गया या फिर गंगानगर साइड हो गया, जैसलमेर हो गया, इन तमाम जगहों पर जो है वो इस तरह की हरकतें की जा रही है। लेकिन भारत के पास वो तमाम साधन मौजूद हैं जिससे ये साजिशें नाकाम हो रही हैं। और आप देख लेना, ये 4-6 दिन की कोशिशों के बाद पाकिस्तान घुटने टेकने पे आएगा, नहीं तो इतनी बड़ी मात खाएगा कि आप देखना अपनी टेरिटरी भी गवा बैठेगा। अभी तो टेरिटरी कैप्चर करने वाली वॉर शुरू नहीं हुई है, अभी तो भारत सिर्फ उसको यही चेता रहा है कि जो हरकत करनी थी कर दी, तेरा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने टारगेट करना था कर दिया, अब तू हट जा, संभल जा, बाज आ जा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब हमारे ग्राउंड ट्रूप्स और बाकी की जो तैयारियां कर रखी हैं वो शुरू हुई तो फिर पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी के भी लाले पड़ जाएंगे, उसी तरह से जैसे उसके आवाम को आज की डेट में वहां खाने पीने के लाले हैं। आवाम को खाने पीने के लाले हैं और पाकिस्तान का घुटने पर आना तो बिल्कुल तय ही है, जिस तरह से नजर आ भी रहा है। और नीरज राजपूत हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि भले वो कितनी भी कोशिशें कर ले, हमास के स्टाइल में वो हमले कर रहा है, लेकिन भारत का वॉर रिजर्व जो है वो बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले कहीं टिकता भी नहीं है पाकिस्तान। और खुद पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ये कहा गया कि भाई भारत ने अपने डिफेंस बजट को हमेशा मजबूत रखा और आप तो उसे कम करते चले गए। नीरज, मैं अब आपको लाना चाहूंगी इस चर्चा में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा अपर्णा, जो भारत का जो रक्षा बजट है वो कम से कम 3 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो टैंक हैं उनके पास तेल चलाने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए उनकी सारी एक्सरसाइज जितनी भी है पाकिस्तानी सेना की वो बंद हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत ये फायरिंग करते हैं, अपनी मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना सारा पैसा जो है ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल कर दिया। लेकिन इस बार ये जो न्यूक्लियर की धमकी देते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब की जो धमकी देते हैं, इस बार इनकी ये न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी भी नहीं चल पाएगी, ब्लैकमेलिंग नहीं चल पाएगी। भारत ने ऐसे कड़े इंतजाम किए हैं कि इस बार इनको बहुत ज़बरदस्त
इनको मार पड़ने वाली है पाकिस्तान को, चाहे इनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, चाहे इनकी सेना हो, असीम मुनीर हो, इन सबको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली इनकी नस्लें याद रखेंगी कि इन्होंने भारत में पहलगाम नरसंहार करके इन्होंने बहुत बड़ा जो है खतरा मोल लिया है भारत से। बिल्कुल। और मेघा देखिए, यहाँ पर खुद हमारे सिविलियंस को टारगेट बना रहा है पाकिस्तान, और वहाँ पर दुनिया के आगे रो रहा है कि भारत हमारे सिविल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है या हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ये दुनिया भी देख रही है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। भारत ने जो पहला एयर स्ट्राइक किया पहलगाम के आतंकी हमलों के बाद, भारत ने अपनी स्टेटमेंट में ऑफिशियल तरीके से ये बताया भी कि वो टारगेट्स कहाँ कहाँ हुए थे। उन्होंने पूरे 9 टारगेट्स की जानकारी दी थी। वो सारे 9 टारगेट्स सिर्फ आतंकी ठिकाने थे अलग अलग शहरों में पाकिस्तान में। भारत ने ये भी कहा था कि ये रेस्ट्रेंड और नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक्स है और ये सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही उन्होंने निशाना बनाया है, किसी भी तरीके से किसी भी सिविलियन एरिया, उसके अलावा पाकिस्तान की मिलिट्री किसी इंस्टॉलेशन को या पाकिस्तान की सरकारी कोई इंस्टॉलेशन को हाथ नहीं लगाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने, इनफैक्ट जवाब तो देना ही नहीं था पाकिस्तान को, लेकिन जब उन्होंने ड्रोन उड़ाए, पहले दिन जब ड्रोन उड़ाए तो वो सारे ड्रोन रिहायशी इलाकों में ही उड़ाए उन लोगों ने। ये तो अच्छी बात है कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम इतनी तेज है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि सारे ड्रोन्स हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिए गए। लेकिन अगर नहीं कर दिए जाते, अगर वो गिरते तो हमारे रिहायशी इलाकों में ही गिरते। और कल रात में जो उन्होंने किया, और पहले दिन जब किया तो लगभग 300 से 400 ड्रोन, भारत की सरकार ने ये आंकड़े उनके हैं, उन्होंने कहा 300 से 400 ड्रोन, आर्म्ड ड्रोन्स उन्होंने भारत के ऊपर उड़ाए थे। सोचिए अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं होते तो हमारे सिविलियन कैजुअलिटीज क्या होती। पहली बात, कल फिर उन्होंने वैसे ही ड्रोन्स उड़ाए और कल मिसाइल भी छोड़ी उन्होंने। और वो किसको टारगेट कर रहे हैं? भारत के अंदर तो कोई टेरर आउटफिट्स है नहीं, भारत के अंदर कोई आतंकी ठिकाने हैं ही नहीं, तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है इस बात को, पूरी दुनिया इस बात को देखती है, समझती है कि पाकिस्तान किसको पनाह दे रहा है, क्यों ये परेशानी शुरू हुई, क्यों पिछले 20 साल से ये परेशानी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्यों चल रही है। क्योंकि बार बार बताने के बाद, और सिर्फ भारत ही नहीं बता रहा, अमेरिका भी बता रहा, अलग अलग देश पाकिस्तान को बता रहे कि ये काम करना बंद करो, आतंकियों को पनाह देना बंद करो। उसके बावजूद भी ये चल रहा है, इसके बावजूद ये चल रहा है। और जिस तरह से पहला जो भारत ने जो स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में जाकर, और वो टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया था, लेकिन जो पुंछ में किया जगविंदर, जो पुंछ में किया, वो तो हमारे आम लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। देखिए, इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान ये तो साबित कर सकता है कि जो उसने जवाब दे दिया, जो उसके अवाम पर जो है टेररिस्टों पर हमला हुआ, उसका उसने अवाम पर जवाब दे दिया। लेकिन बड़ा सवाल क्या होता है, क्या पाकिस्तान भारत को ये मजबूर कर रहा है कि वो एक वॉर शुरू करे? हमारे लिए आज की डेट में क्या है, ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर है, और ऑपरेशन किसी भी एक पर्टिकुलर एक मिशन के तहत चलाया जाता है। लेकिन जब वॉर होती है तो उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि किसका नफा होगा, किसका नुकसान होगा, फिर वो बड़े स्तर पर होती है, उसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। भारत किसी भी तरह से वॉर के पक्ष में नहीं है। ये अभी तक की उसकी जो चाहे डिप्लोमेटिक या डिफेंस जो एक्टिविटीज रही हैं, उसको देखकर ये लगता है भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को जो बताना था, जो उन्होंने टेररिस्ट अटैक किया था, उनके टेररिस्ट कैंप्स पर, उनके टेररिस्ट के जो आका थे, उनकी जो टेररिस्ट की फैक्ट्री है, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। भारत पाकिस्तान को ये चेताकर कि आगे से इनको आप अपने देश में बढ़ने से रोके, इतना करना चाहता है। यही पूरी दुनिया को दिखाया गया है और जियोपॉलिटिक्स में भारत का यही सब भी कहना है। लेकिन अगर आप भारत के सिविलियंस पर, भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अगर आप भारत की टेरिटरी में किसी भी तरह से ड्रोन या एयर से स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो वक्त करीब आ जाएगा जब दिल्ली में एक संदेश दिया जाएगा कि अब भारत जो है वो युद्ध में है। और जब ये संदेश दे दिया जाता है तो फिर जहां मैं खड़ा हूं, फिर ये सेनाएं आगे भी बढ़ेंगी, बम भी फेंकेंगी, एरिया भी कैप्चर करेंगी। शिमला समझौते का उल्लंघन पहले ही पाकिस्तान कर चुका है, जो हरकत कर रहा है। अब शिमला समझौता कहीं भी वैलिड नहीं रहा है, जिसके तहत ये पूरी एलओसी प्रोटेक्ट की गई थी और दोनों के इलाके तय किए गए थे। तो शिमला समझौते के उल्लंघन के बाद अगर आर्मी आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान को बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। जब तक वहां कू होगा, जब तक आसिम मुनीर को वो जो है वो जेल में डालेंगे, तब तक मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे इलाके यहां से जाते रहेंगे। तो इंडियन आर्मी प्रिपेयर्ड है और 15 दिन में ये सब प्रिपरेशन ही की गई थी, ये तैयारी ही की गई थी और स्टॉक पूरा है। यहां हमने पुंछ में बहुत सारे अधिकारियों से बात हमारी हुई है, तमाम तरह का स्टॉक पूरा है। अब पाकिस्तान को देखना है कि वो कितने दिन सस्टेन कर सकता है, पंगा उतना ही आगे बढ़ के ले।
खोना ही खोना है पाकिस्तान की किस्मत में, और जो उसने किया है, जिसको कहते हैं ना कर्मों का फल मिलना है, उसके बावजूद भी हरकतें ऐसी